तो बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि शहर लाहौर में वासा बिजली का सबसे बड़ा सारिफ बन गया है। गुज़श्ता माली साल में वासा ने 6 अरब 30 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा किए हैं। वासा के डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर पैनल लगाने के मंसूबे फाइलों तक महदूद हैं। पंजाब हुकूमत सोलर पैनल के लिए रकम फराहम करने से आ रही। एमडी वासा ने फंड्स के हसूल के लिए दोबारा वज़ीर आला को समरी अरसाल कर दी है। इसी पर बात करेंगे सैन से। बताइए सैन। शहर लाहौर में वासा बिजली का सबसे बड़ा सारफ बन चुका है। वासा इंतजामिया ने बिजली के इस्तेमाल के दीगर जराए इस्तेमाल करने की बजाय लेस्को पर ही इन्हिसार शुरू कर दिया है और वासा का डिस्पोजल स्टेशन और लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा अधूरा रह गया है। मौजूदा सूरत हाल में वासा के 128 मुकामात पर तमीर शुदा डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन पंपिंग के जरिए गंदा पानी तो दरिया में फेंक रहे हैं, लेकिन वासा के 128 डिस्पोजल स्टेशन में से सिर्फ एक डिस्पोजल स्टेशन अभी तक सोलर एनर्जी पर मुंतकिल हो सका है और शहर के बाकी 127 लिफ्ट और डिस्पोजल स्टेशन लेस्को की फराहम करदा बिजली पर इन्हिसार कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वासा के डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर पैनल लगाने के मंसूबे फाइलों की हद तक महदूद हैं। वासा इंतजामिया डिस्पोजल स्टेशन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुंचा सकी। साबिक हुकूमत ने भी वासा के इस मंसूबे की जिमन में लिखी गई समझी को खातर में ना लाया। अब एमडी वासा ने फंड के असूल के लिए दोबारा निगरान वज़ीर आला पंजाब को समझी अरसाल कर दी है। तहकीकात में ये चीज सामने आई कि वासा के डिस्पोजल स्टेशन पर 3736 किलोवाट सोलर पैनल लगाने की जरूरत है। गुज़श्ता माली साल में वासा ने 6 अरब 30 करोड़ रुपए बिजली का बिल अदा किया, लेकिन ये डिस्पोजल स्टेशन चलाने के लिए सोलर पैनल लगाने के लिए सिर्फ 67 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम दरकार है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस एनर्जी क्राइसिस में बिजली को बचाने के लिए और बिलों को बचाने के लिए सोलर पैनल तो ना लगाए गए, लेकिन ये जो 6 अरब रुपए का बिल है ये अदा कर दिया गया। ये भी चीज सामने आई है कि पंजाब शाहबाज डिस्पोजल स्टेशन पर 1251 किलोवाट, जबकि कतार पंप डिस्पोजल पर सिर्फ 950 किलोवाट और हटियारा डिस्पोजल पर 75 किलोवाट सोलर पैनल की जरूरत है। इसी तरह सद्दू कतला डिस्पोजल पर 160 किलोवाट, फरखाबाद डिस्पोजल पर 1000 किलोवाट और शादीपुरा पर 300 किलोवाट का सोलर पैनल लेस्को की खपत कम कर सकेगा। और ये भी जो समरी है उसमें लिखा गया है कि अगर डिस्पोजल स्टेशन को सोलर पैनल पर मुंतकिल कर दिया जाता है तो इस पर जो आने वाली लागत है वो 3.5 साल में बिजली के बिलों की मद में वापस भी हो जाएगी। अब एमडी वासा ने समरी में फंड जारी करने की दोबारा इस्तदा की है और पंजाब हुकूमत को इस समरी में इस्तदा की गई है कि फिलफोर जो फंड हैं उनका इजरा किया जाए ताकि जो एनर्जी है उसको भी बचाया जा सके और जो वासा के मुआशी हालात गंभीर हो रहे हैं इन बिजली के बिलों की वजह से उसके ऊपर भी काबू पाया जा सकेगा। ठीक है, जैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का बिजली कनेक्शन 6 रोज से बंद है और बिजली बंद होने से तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाइब्रेरी को रात 1 बजे तक खोलने का हुक्म दिया था और चीफ लाइब्रेरियन अब्दुल रहीम का इस मुतालिक कहना है कि तमाम बिल अदाशुदा हैं। अमला इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे आतिफ परवेज़। जी बताइए। आज आप बिल्कुल शहर में जो बिजली महंगी होने के बायस जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं लेस्को की बद इंतज़ामी की वजह से भी जो सार्फिन है मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में और यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से जो है यहाँ के मेंबरान को मुश्किलात का सामना है। रोज़ाना सैकड़ों मेंबरान जो यहाँ पर तालीम की प्यास बुझाने के लिए आते हैं, अपनी जो पसंद की किताबें हैं या मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं उनकी तैयारी के लिए आते हैं, लेकिन जुम्मे के रोज़ से लाइट बंद हैं और इस गर्मी और हब्स के मौसम में यहाँ के मेंबरान जो हैं उनको मुश्किलात का सामना है। कुछ मेंबरान से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइएगा, लाइट ना होने की वजह से क्या मुश्किल? जी बिल्कुल, गर्मी की वजह से लाइट जाने की वजह से हमें पढ़ाई पे बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं और जिस तरह का माहौल है इसमें बिना लाइट के बैठा भी नहीं जाता है और लाइट का फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस हो रही है। या तो बंदे को पता हो कि इस वक्त लाइट ने आना है और इस वक्त जाना है, लेकिन यहाँ पे इससे बिल्कुल बरअक्स सीन है, लाइट आती है फिर चली जाती है। कोर मेंबर है, उनसे बात करते हैं। आप रोज़ाना आते हैं यहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब से ये लाइट का सिलसिला ऐसे तकरीबन कोई 1 हफ्ता होने वाला है, तो इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि कब आती है और लाइट कब चली जाती है। कभी 10 बजे जाती है, कभी 12 बजे जाती है और कभी जो है ना 2-2 घंटे भी नहीं आती, तो उसकी वजह से गर्मी की वजह से बैठे नहीं जाता। तो
ये आप देख रहे हैं कि हालात अभी इतना मतलब गर्मी है इसके अंदर। जो इंतज़ामिया से हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि बिल अदा किए गए हैं लेकिन जो मेन सप्लाई मुनक़ता की गई है, जिसकी वजह से जो यहाँ के मेंबरान हैं उनको मुश्किलात का सामना है। GOR जो सब डिवीज़न है लेस्को की, वहाँ पर शिकायत भी दर्ज की गई और उनकी तरफ से ये यकीन दहानी भी करवाई गई कि बिजली को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजह से यहाँ आने वाले सख्त अजियत का शिकार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। बिजली के भारी भरकम बिल, ताजर सरापा एहतजाज तो सनतकारों ने भी सर पकड़ लिए हैं। लाहौर चैम्बर में बिजली की बढ़ती कीमतों से मुताल्लिक इजलास हुआ है। ताजरों और सनतकारों की शिरकत हुकूमत से IPPs के मुआहदे पर नजरसानी करने की अपील करती है। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की वजह से कमर्शियल सार्फिन जो हैं वो भी खासे परेशान जो है दिखाई दे रहे हैं। शहर के बिज़नेस कम्युनिटी जिसमें ताजरों या सनतकारों बिजली महंगी होने की वजह से इनके भी मसाइल जो हैं मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि ताजरों की जानिब से बाज़ारों और मार्केटों में एहतजाज किए जा रहे हैं। वहीं पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आज बिजली की कीमतें के हवाले से जो है वो एक अहम इजलास बुलाया गया, जिसकी सदारत लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट ने की, जिसमें मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजर और सनतकार जो हैं वो भी शरीक थे। हमारे साथ इस वक्त नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि ताजर तो सरापा एहतजाज हैं, सनतकार जो हैं वो अपना एहतजाज कैसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं और क्या मसाइल आ रहे हैं? दिन के आगाज़ से ही तमाम सनती जोन से और तजारती हलकों से सनतकार व ताजर यहाँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ़ लाए। आज हम सब ने सिर जोड़ के बैठे हैं और तमाम सनतकार इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि दिन ब दिन बिजली के हाई नर्ख और टैक्सों की भरमार की वजह से सनती पैदावार की लागत जिस अंदाज से बढ़ रही है और एक्सपोर्ट के हवाले से ख़ास तौर पे हम रीजनल प्राइस वार से बाहर निकलते जा रहे हैं। हमें ये चाहिए कि अगर सनती पहिए को और माशी पहिए को सिंध में ले जाए, हुकूमत से आज भी हमारी इल्तिजा है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करे और ये जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है जिसकी वो चार्जेस कर रहे हैं और उसकी प्रोडक्शन लो है उसको रिव्यू करा जाए। जी बिल्कुल, आपने नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अदनान खालिद भट्ट की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से मार्केटों में एक बार फिर महंगाई जो है वो सामने आएगी, क्योंकि सनती पैदावार महंगी होगी तो सार्फिन की जेबों से इजाफी पैसे बाहर निकलेंगे और हुकूमत से यही मुतालबा किया गया है कि बिजली की कीमत को कंट्रोल करने के लिए फिलफोर जो है तमाम पॉलिसीज़ और तमाम जो फैसले उन पर नज़रसानी की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर ये है कि हुकूमत का स्टेज ड्रामों में फहाशी फैलाने वालों को नकेल डालने का फैसला है। 150 बरस पुराने कवानीन में तरमीम करने की हिदायत दे दी गई है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत और सकाफत की हिदायत पर 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि आमिर मीर का इस मुतालिक कहना है कि कमेटी 7 दिन में कवानीन पर नज़रसानी के बाद तरमीम तजवीज़ करेगी। हुकूमत का स्टेट ड्रामों में फहाशी फैलाने वालों को नकेल डालने का ये फैसला किया गया है। 150 बरस पुराने कवानीन में तरामीम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत और सकाफत की हिदायत पर 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। आमिर मीर कहते हैं कि कमेटी 7 दिन में कवानीन पर नजरसानी के बाद तरमीम तजवीज़ करेगी। तो आपको बताएं कि हुकूमत का स्टेट ड्रामों में फहाशी फैलाने वालों को नकेल डालने का ये बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में ई टेंडरिंग निज़ाम नाफिज करने का मामला है और निगरान हुकूमत शफाफियत को बरकरार रखने के लिए ई टेंडरिंग का निज़ाम नाफिज न कर सकी। LDA में नाफिज किया गया ई टेंडरिंग का निज़ाम भी बंद हो गया है। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। पंजाब भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में ई टेंडरिंग निज़ाम नाफज करने का मामला तूल इख्तियार करता जा रहा है और निगरान पंजाब हुकूमत शफाफियत को बरकरार रखने के लिए ई टेंडरिंग का निज़ाम नाफज न कर सकी। 4 साल बाद भी पंजाब भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अभी तक मैनुअल तरीके से टेंडरिंग प्रोसेस कर रही हैं। LDA में नाफज किया गया ई टेंडरिंग निज़ाम भी बंद हो चुका है। ठेकों में शफाफियत पैदा करने के लिए ई टेंडरिंग का निज़ाम वज़ा किया गया था, लेकिन LDA गवर्निंग बॉडी के फैसलों पर अभी तक मिन्नोअन अमल दरामद नहीं हो सका। यही वजह है कि अभी तक जो ठेकेदार हैं वो मनमानियां कर रहे हैं और अफसरान मनपसंद ठेकेदारों को दस्तावेजात फराहम कर रहे हैं और दीगर को जारी नहीं कर रहे। इसके साथ साथ LDA की ज़ैली एजेंसियों में भी टेंडर दस्तावेजात के हसूल के लिए कॉन्ट्रैक्टर को अफसरान के मरहूने मिन्नत होना पड़ता है। दूसरी जानिब 3 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद
बावजूद टीपा में भी टेंडरिंग की ऐप ना बनाई जा सकी, जबकि फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटीज में भी ये सिस्टम नाफिज ना हो सका। अब LD इंतजामिया की तरफ से ये मौका इख्तियार किया गया है कि ई टेंडरिंग का सिस्टम नाफिज ना करने पर चीफ इंजीनियर्स की सरजनिश की गई है और शफाफियत के मेयार को बेहतर बनाने के लिए LDA और ज़ैली एजेंसियों में इस सिस्टम को नाफिज किया जाएगा। सैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो FIA में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। शाहिद हसन को डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन साइबर क्राइम सर्कल तैनात कर दिया गया है, जबकि मुबशर तरमजी सियालकोट एयरपोर्ट से कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर मानुल्लाह को करतारपुर से इस्लामाबाद हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है। मज़ीद बताएंगे राहिल अली। बताइए राहिल। राहिल से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रही हैं कि FIA में बड़े पैमाने पर ये तकर्रुर तबादले हुए हैं और इन तबादलों में आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर इमानुल्लाह को करतारपुर से इस्लामाबाद हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है, तो वहीं शाहिद हसन को डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन साइबर क्राइम सर्कल तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रही हैं कि FIA में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए हैं, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहिद हसन को डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन साइबर क्राइम सर्कल तैनात कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर इमानुल्लाह को करतारपुर से इस्लामाबाद हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है। राहिल से रब्ता बहाल हुआ है। बताइए राहिल। गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुझे दुख से और विद हैवी हार्ट आपको ये बताना पड़ रहा है कि अब पाकिस्तान दुनिया में बदकिस्मती से नंबर 1 पे चला गया है कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर किसी एक मुल्क में स्कूल से बाहर बच्चे हैं तो वो पाकिस्तान में। ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन ये हम ऐसे यहाँ नहीं पहुँचे। इसके लिए जो हुकूमती नाअहली और जो बहुत सी और मसाइल रहे वो उसका डायरेक्टली ज़िम्मेदार हैं। मैं उस दिन भी जब सेक्रेटरी साहब और MD साहब के साथ बैठ के रिव्यू कर रहा था पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को, क्योंकि PEF वो इदारा है जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत एफिशिएंट है, ये अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर सकता है, इसकी रसाई बहुत देहातों तक और मुख्तलिफ जगहों तक हो सकती है जहाँ पे हुकूमत उस तरह अपने बाकायदा स्कूल नहीं बना सकती। और 2018 तक के फिगर्स में जब लेता था, 2013 से 18 में बाकायदगी से मैं इस पर नज़र रखता था, तो उस वक्त जो आम स्कूलों पे हुकूमत पंजाब खर्च कर रही थी उसमें फ़ी बच्चा फ़ी महीना जो उसके ऊपर कॉस्ट या अखराजात आ रहे थे उसका 1/3 PEF के ऊपर अखराजात आ रहे थे। और कई 3 गुना ज़्यादा खर्च करने वाले स्कूल जो रेगुलर स्कूल्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स और बच्चों की जो एजुकेशन आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स थे, उसकी फिगर्स कई PEF स्कूलों की आ रही थी। आज बदकिस्मती से अगर वो जो एक बढ़ोतरी का चार्ट था और जो प्लान था ओरिजिनल PEF का अगर चलता रहता तो 2018 की निस्बत आज 2023 में 40 लाख बच्चा PEF में होना चाहिए था, लेकिन आज बमुश्किल 26 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। मैं इसमें जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब जिन्होंने PEF को अपने कई साल दिए एज चेयरमैन, मैं उनकी खिदमात का भी एतराफ़ करता हूं और उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ चीज़ों को चलाया किया और उस वक्त के MD और बाकी सब ने भी उसमें बड़ी मेहनत की। आपके मौजूदा जो ऑफिसर्स हैं वो भी बड़ी मेहनत से और बहुत खलूस नीयत से इस पर काम करना चाह रहे हैं। मैं हुकूमत पंजाब को ताकीद करूँगा कि आप इसका, और मैं उसमें अपना एक किरदार भी इंशाअल्लाह अदा करूँगा, हम ऑलरेडी कोशिश करनी शुरू कर दी है हमने, कि PEF के ना सिर्फ फंडिंग बढ़ाई जाए बल्कि फ़ी स्कूल फ़ी बच्चा इसकी जो एजाज़िया है वो भी मज़ीद बढ़ना चाहिए। हम PEF स्कूलों में जहां आम स्कूलों की निस्बत 1/3 खर्च करते थे, आज की जो फिगर्स हैं वो बता रही हैं कि आम स्कूलों में जो पर बच्चे फ़ी बच्चे पे जो खर्च हो रहा है उसकी निस्बत चौथे हिस्से से भी कम PEF के फ़ी बच्चे पे खर्च हो रहा है। तो ये एक ऐसा पैमाना है कि कम से कम वो तीसरा हिस्सा तो ज़रूर खर्च होना चाहिए, तभी हम तवक्को कर सकते हैं कि बेहतर नतीजे आएँ। आपने बहुत अच्छा किया कि PEF स्कूलों के लिए
ایک خاص طور پہ چولستان لٹریٹ پروگرام جو ہے، جس میں خاصی جو پہلے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سکولز بنائے تھے، ان کی اونرشپ حکومتی فیصلے کے نتیجے میں آپ نے لی تھی. اس کے بعد جو موبائل سکولز اس میں ایڈ کیے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب اور میں دونوں موبائل سکولوں کے اور ان سکولوں کے جو گوٹھوں کے نزدیک یا ٹوبوں کے نزدیک آباد تھے، ہم وزٹ پہ جا رہے تھے. تو ان کا بیٹا جو اس وقت بہت چھوٹا تھا اور اب ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا، تو وہ پیچھے بیٹھا تھا اور ایک بہت زور کا جھٹکا آیا ہماری جیپ کو، کیونکہ ہم آف روڈ جا رہے تھے چولستان میں. تو اس بیچارے کا سر بچے کا چھت سے جا لگا اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے ڈرائیو زیادہ ذمہ داری سے کرنی چاہیے تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آسان سڑکوں پہ اور آسان راستوں پہ یہ اسکول نہیں واقع. اور اس اسکول کا تو کام یہی ہے، خاص طور پہ جو موبائل سکولز ہیں، کہ جب ایک ٹوبہ خشک ہو جائے اور نقل مکانی کریں لوگ، دوسرے ٹوبے پہ چلے جائیں، دوسرے سے تیسرے ٹوبے پہ چلے جائیں، تیسرے سے چوتھے ٹوبے پہ چلے جائیں. جب مزید خشک سالی جب ہر کچھ سالوں بعد چولستان میں آتی ہے آئے اور وہاں سے نکل کے وہ شہروں کا اگر راستہ دیں، تو ہمارا ٹیچر جو ہے وہ اپنے موٹر سائیکل کے ساتھ ان بچوں کا پیچھا کرے کہ تعلیم سے کوئی بچہ رہنا نہیں چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح ابھی کچھ سال پہلے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، تو ان کی بیٹی کو ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ اس کو کئی ماہ تک ہسپتال میں ایڈمٹ رہنا پڑا. تو کینیڈا کی حکومت نے ایک ٹیچر کو اپوائنٹ کر دیا جو ہسپتال میں جا کے اس بچی کو اس کے کمرے میں پڑھا کر آتی تھی کہ یہ بچی پیچھے نہ رہ جائے. اور جب پورا سال مس کرنے کے بعد بچی نے اسکول جوائن کیا تو اپنی ریلیونٹ کلاس میں جوائن کیا. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے بھی بالکل اسی طرح اگر موٹر سائیکلز پہ اپنے موبائل سکولز بنائے ہیں کہ ان بچوں کا پیچھا کریں جہاں جہاں ان لوگوں کی جو فکر معاش ہے وہ ان کو لے جاتی ہے اور وہ خانہ بدوشی کے عالم میں. یورپ میں سٹڈیز ہوئی ہیں، جو جپسیز ہیں ان کو ایجوکیشن کیسے، ساؤتھ امریکہ میں اور لیٹن امریکہ میں مختلف اور جگہوں پہ سٹڈیز ہوئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جپسیز اور مختلف خانہ بدوش جنہیں نومیڈز اور اپنی جگہوں سے جب موو کرتے ہیں تو کیسے اس کے ساتھ تعلیم ان کو دی جائے. اور ان سٹڈیز میں ایک نامور نام الحمدللہ پیف نے کمایا ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا ایک پروگرام لانچ کر کے. اب بات کریں ایشیا کپ کی، تو ایشیا کپ کا ملتان سے آغاز ہو چکا ہے. لاہور میں 3 سپتمبر کو بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں قسمت آزمائی کریں گی. قذافی اسٹیڈیم میں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کی تیاریاں جاری ہیں، جبکہ قذافی اسٹیڈیم اور اطراف میں CCTV کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں. مزید بتائیں گے محمد اسامہ. جی بالکل، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور پاکستان میں ایشیا کپ کا آغاز ہو چکا ہے. ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان اور نیپال کا میچ جاری ہے. اگر میں لاہور کی بات کروں تو اس وقت میں قذافی اسٹیڈیم کے باہر موجود ہوں اور تیاریوں کے حوالے سے یہاں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. قذافی اسٹیڈیم آنے جانے والے تمام راستوں پہ سیکیورٹی کے چیکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں اور کئی سینکڑوں یہاں پہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ موجود ہیں اور آنے جانے والے راستوں پہ کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. سیکیورٹی کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ سیکیورٹی کا کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آئے. اس وقت افغانستان کرکٹ ٹیم نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پریکٹس کر رہی ہے، جبکہ افغانستان اور سری لنکا، بنگلہ دیش جہاں لاہور میں موجود ہوں گی. افغانستان تو اس وقت پاکستان میں موجود ہے، لاہور میں موجود ہے، لیکن سری لنکا کی کرکٹ ٹیم اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم بھی کل یہاں پہنچ جائے گی. اور یہاں اگر میں میچز کی بات کروں تو قذافی اسٹیڈیم میں پہلا میچ 3 ستمبر روز اتوار کو افغانستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا. اور اگر تیاریوں کے حوالے سے میں بات کروں تو یہاں قذافی اسٹیڈیم میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں اور آنے جانے والے تمام راستوں پر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. چیکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں اور کسی بھی فرد کو بغیر چیکنگ کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کا لیسکو ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا گیا ہے. ڈیجیٹل لیب اور بجلی ترسیلی نظام کے ماڈل کا افتتاح کیا. لیسکو ٹریننگ سینٹر کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے. شاہد حیدر کا نئے بھرتی ہونے والے افسران سے خطاب میں ایسا کہنا تھا. اسی پر بات کریں گے فہد امین سے. بتائیے فہد، مزید کیا کہنا تھا ان کا؟ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے آج جو ہے وہ لیسکو ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا. دورے کے دوران جو ہے وہ لیسکو چیف نے ٹریننگ سینٹر میں ڈیجیٹل لیب اور بجلی ترسیلی نظام کے ماڈل کا افتتاح کیا. چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے نئے بھرتی ہونے والے افسران سے خطاب بھی کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ لیسکو افسران کو جدید مینجمنٹ فورسز بھی جو ہے
وہ کروائے جا رہے ہیں۔ لیسکو ٹریننگ سینٹر کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ تربیت کے نت نئے طریقے متعارف کروا کر سٹاف کی صلاحیتوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ سٹاف اور افسران کو تربیت دے کر بجلی کی فراہمی اور کسٹمر سروسز کو مزید بہتر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تمام افسران اور ملازمین کے تربیتی کورس اب لیسکو ٹریننگ سینٹر میں ہی ہوں گے۔ تمام اقدامات کا مقصد ترسیلی نظام کی بہتری اور صارفین کی سہولت کو جو ہے وہ مزید بہتر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ریٹائرڈ پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے ایسا اقدام سامنے آیا ہے۔ پنجاب پولیس کی HRMIS ایپ میں خصوصی ٹیب کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ پولیس افسران پینشن سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے آن لائن فارم استعمال کر سکتے ہیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ریٹائرڈ پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے یہ احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ پنجاب پولیس کی HRMS ایپ میں خصوصی ٹیب کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ پولیس افسران پینشن سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے آن لائن فارم استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ریٹائرڈ پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے یہ احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ لاہور کے اسکولز کو نان سیلری بجٹ کی مد میں 17 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ پرائمری، ایلیمنٹری اور ہائی اسکولوں کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ تو آپ کو اس سلسلے میں بتائیں کہ لاہور کے اسکولز کو نان سیلری بجٹ کی مد میں 17 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور کے اسکولز کو نان سیلری بجٹ کی مد میں 17 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ پرائمری اور ایلیمنٹری جبکہ ہائی اسکولز کے لیے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم خبر ہے لاہور کے اسکولز کے حوالے سے۔ لاہور کے اسکولز کو نان سیلری بجٹ کی مد میں 17 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں اور پرائمری، ایلیمنٹری جبکہ ہائی اسکولز کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے عاطف پرویز۔ جی عاطف۔ جی، آخرکار ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے جو لاہور کے سرکاری اسکول ہیں ان کے لیے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ نان سیلری بجٹ کی مد میں 17 کروڑ سے زائد کے فنڈ، یہ 1122 اسکول ہیں ان کو جاری کیے گئے ہیں۔ اس میں پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول ہیں۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے جو پنجاب بینک کے MD کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے مینیجر کو کہ فوری طور پر جو فنڈز ہیں وہ اسکولوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس متعلق خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ LD میں متعدد آفیسرز کے تقرر تبادلے کیے گئے ہیں۔ ٹاؤن پلاننگ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لا اسماعیل تابش کو ڈائریکٹریٹ انوائرمنٹ کنٹرول میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر IT ہاؤسنگ 8 عثمان گلریز کو 1 ونڈو سیل شپ 1 میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر آفیسر وسیم اشرف کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر IT ہاؤسنگ 8 لگا دیا گیا ہے۔ وسیم اشرف کی بات کریں تو وسیم اشرف کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر IT ہاؤسنگ 9 کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ حماد علی کو آن پے اسکیل پر ڈیپٹی ڈائریکٹر میٹروپولیٹن 2 تعینات کر دیا گیا ہے اور DG LD کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ آلودگی پھیلانے والے 4 یونٹس کو سیل جبکہ 4 کو وارننگ اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ نے 4 انڈسٹریل یونٹس، 4 اینٹوں کے بھٹوں کو چیک کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہو چکی ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آلودگی پھیلانے والے 4 یونٹس کو سیل کر دیا گیا ہے تو وہیں 4 کو وارننگ بھی جاری کی گئی ہے اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ ہاں جی بالکل، اسموگ و ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ضلع انتظامیہ لاہور نے ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے۔ آلودگی پھیلانے والے 4 یونٹ سیل کر دیے ہیں، 4 اور 1 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ کمشنر رائیونڈ نے 4 انڈسٹریل یونٹس اور 2 اینٹوں کے بھٹوں کو چیک کیا جس پر AC رائیونڈ نے شفیع ٹیکسٹائل لمیٹڈ کے یونٹ کو سیل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل یونٹ کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے جبکہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے 7 انڈسٹریل یونٹ کو چیک کیا، انڈسٹریل یونٹ کو سیل جبکہ 4 کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر مال ٹاؤن نے رنگ روڈ سے ملیکا علاقے صدر میں 2 اینٹوں کے بھٹوں کو چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شلیمہ جنجوا نے ٹھیک ہے عمران، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ عدالتی تعطیلات ختم ہو گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق کیسز کی سماعت ہوگی۔
लाहौर हाईकोर्ट में तातीलात खत्म, जजेस का नया रोस्टर जारी। 4 सितंबर से 28 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस समेत 23 सिंगल और 11 डिवीजन बेंच केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार ने रोस्टर जारी किया। डिवीजन बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा केसेस की समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 2 में जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस फारूक हैदर मर्डर ट्रायल और अपीलों पर समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 3 में जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस सुल्तान तनवीर टैक्स से मुतल्लिक केसेस की समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 4 में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस राहील कामरान न्याय से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत करेंगे। इसी तरह डिवीजन बेंच नंबर 5 में जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस रसाल हसन सैयद केसेस की समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 6 में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस साजिद जवेद घुराल केसेस की समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 7 में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस फैसल जमान समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 8 में जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस खलील अहमद मर्डर रेफरेंसेस पर समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 9 में जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज दहशतगर्दी से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत करेंगे। बेंच नंबर 10 में जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अली जिया बाजवा, जबकि बेंच नंबर 11 में जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस आसिम हफीज केसेस की समाअत करेंगे।